अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में नज़रिया अर्थियों को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है, जिसकी असल वजह कुछ अरसे पहले गालिबन पिछले हफ्ते पाकिस्तान के एक मशहूर यूट्यूबर की तरफ से बनाई गई एक वीडियो थी, जिसमें उन्होंने नज़रिया अर्थिका को पेश किया और उसकी फिर इस्लाम और कुरान के हवालों से उस दोनों की आपस में कंपैटिबिलिटी ज़ाहिर करना चाहिए। मेरी इस वीडियो का मकसद वो वीडियो नहीं है। हुआ ऐसे कि जब वो वीडियो बनी तो उसके जवाब में काफ़ी और सारे उसके जवाबात और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी आए, जिनमें से एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मेरी नज़र से भी गुजरा। ये काउंटर आर्ग्यूमेंट एक साहब की तरफ से बनाया गया, जो कि गालिबन एक यूट्यूबर हैं और वो अपने आप को पाकिस्तानी मुल्हिद कहलाते हैं। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे कुछ एतराज़ात और नुक्ते पेश किए बिलुमूम उस वीडियो के हवाले से और बिलखुसूस इस्लाम और कुरान और नज़रिए इर्तिका के हवाले से। तो बहरहाल मैंने समझा, क्योंकि लोग इस बारे में आजकल रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक है, ये इन टॉपिक है, तो जहाँ लोग वो असली वीडियो देखेंगे तो उसकी जवाबी वीडियो भी देखेंगे, तो इस टॉपिक को क्लोज़ करने के लिए एक इवेंचुअल काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद उस जवाबी वीडियो का जवाब देना। मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि इस वीडियो में मैं हरगिज़ ये डिस्कस नहीं करूँगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या नज़रिया इर्तिका कुरान इस्लाम से कंपैटिबल है या नहीं है, और ऐसी कोई कंक्लूजन इस वीडियो के आखिर में नहीं निकलेगी। और उसकी वजह कोई इल्मी नहीं बल्कि एक उसूली वजह है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बता भी दूँगा। बहरहाल इस वीडियो का जो अक्सर मकसद है वो है उन एतराज़ात और नुक्ताचीनी का जवाब देना जो कि उनकी तरफ से मुसलमानों, इस्लाम और कुरान के बारे में उठाई गई। तो बात करते हैं एतराज़ात की। सबसे पहला एतराज़ जो उस वीडियो में बताया गया वो ये था कि मुसलमान सालों साल से लगे हुए थे किसी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के गलत प्रूफ कर दें, मतलब उसे जान छुड़ाने के पीछे लगे हुए थे। लेकिन अब क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का आर्गूमेंट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है और मुसलमान ये काम मज़ीद नहीं कर सकते, तो 21st सेंचुरी अपॉलोजेटिक्स मुस्लिम्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कंसाइल किया जाए किसी तरह थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को कुरान की और इस्लामी तालीमात को लेकर। ये पहला आर्गूमेंट है। ये सुन के मुझे बहुत अजीब लगा। जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, कहीं से भी तारीखी उसूलों पे ये बात सही नहीं बैठती। फिर मुझे एहसास हुआ कि अक्सर लोग कुछ बातें नहीं जानते, तो इसलिए मुझे बातें बयान कर देनी चाहिए। तो शुरू करते हैं नज़रिए इर्तिका और मुसलमानों की तारीख। वैसे तो नज़रिया इर्तिका काफ़ी पुराना है, यूनानी ज़माने में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है। बहरहाल जिस नज़रिया इर्तिका को हम आज जानते हैं, उसकी जो असल में अगर पीछे जाऊँ और उसकी असल शुरुआत देखूँ तो आपको उसकी जड़ें मुसलमानों में और इस्लाम में ही मिलेंगी। तो मैं निटिकिटीज़ में ना भी जाऊँ, सिर्फ कुछ मखसूस लोगों का जिक्र भी करूँ, तो ये आर्गूमेंट बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। आज से तकरीबन 809 साल पहले और चार्ल्स डार्विन से भी कुछ 600 साल पहले एक मुसलमान फ़ारसी डॉक्टर, साइंसदान, बहुत सारी फील्ड में उन्होंने काम किया है, गुजरे। उनका नाम था नसीरुद्दीन तूसी। नसीरुद्दीन तूसी जो थे, उनका पर्शिया से ताल्लुक़ था और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी बहुत सारा काम किया। और जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, वो सिर्फ एक साइंसदान ही नहीं थे बल्कि वो मुहक्किक और एक फ़िक़ही भी थे। तो उनके मुसलमान होने या उनकी इस्लामी तालीमात या कुरान की समझ को कम होने पे कोई आर्गूमेंट नहीं दिया जा सकता। तो सबसे पहले नज़रिया इर्तिका जो पेश किया गया वो पेश किया गया नसीरुद्दीन तूसी की तरफ से, जो कि अराउंड 1200 AD की बात है। और ये 1200 AD चार्ल्स डार्विन से भी 600 साल पहले का जिक्र है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट इस वीडियो के साथ लगा भी दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो कितना टू एप्ट पॉइंट था उस नज़रिया इर्तिका से जो आज हम इतने दिनों बाद जिससे हम वाकिफ़ होने जा रहे हैं। बदकिस्मती मेरे पास नसीरुद्दीन तूसी की कोई किताब फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो मैं आपको यहाँ दिखा नहीं सकता, बट मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूंगा। थोड़ा और आगे चलते हैं 150-200 साल, और यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत का जिक्र आता है जिसको तमाम कम अज़ कम मुसलमानों का हर बच्चा तो जानता ही होगा, क्योंकि उन्होंने स्कूल में किताबों में इनके बारे में पढ़ा है। और मुसलमानों के अलावा भी जो लोग तारीख़ में और साइंस में और नज़रिया इर्तिका के बारे में इतनी दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। और वो हैं जी ये अब्दुल रहमान मोहम्मद बिन खलदून। अगर कोई इनका पहचाना नहीं तो इन्हें इब्न खलदून कहा जाता है, और मेरे ख्याल से नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। और ये बिलउमूम इस्लामी तारीख़ और बिलखुसूस अरबिक तारीख़ की अथॉरिटी माने जाते हैं। उनकी किताब जो अभी मेरे हाथ में है, मुकदमा बाय इब्न खलदून, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक अरबिक हिस्टोरिकल बुक दैट एग्जिस्ट टुडे। ये मेरे पास अरबिक कॉपी है, लेकिन आपको इसकी इंग्लिश कॉपी अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी। इस बुक को खोलते हैं, इस बुक के चैप्टर 6 में चले जाते हैं। चैप्टर 6 में इब्न खलदून फरमाते हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नज़रिया इर्तिका का जिक्र नहीं किया। मैं थोड़ा और पहले से शुरू करता हूँ। हम यहाँ पे वो थ्योरी ऑफ कॉस्मोस पेश कर रहे हैं, किस तरह कायनात वजूद में आई, और यहाँ पे वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ बट इन ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स पेश कर रहे हैं। और वो जो आज का कॉन्सेप्ट है ट्री ऑफ लाइफ का, और उन्होंने बताया है कि किस तरह मिनरल्स डेवलप्ड हुए, किस तरह मिनरल्स का लास्ट स्टेज जो है वो प्लांट्स के इनिशियल स्टेज से मिलता है, किस तरह प्लांट्स इवॉल्व हुए, और किस तरह प्लांट्स एवोल्यूशन का लास्ट स्टेज जो है वो सी लाइफ की स्टार्टिंग स्टेज से कनेक्ट होता है, किस तरह सी लाइफ इवॉल्व होके
लैंड लाइफ तक आती है, किस तरह फिर इन रेप्टाइल्स की एवोल्यूशन हो के डिफरेंट किस्म के चौपाए जानवरों और फिर बाइपेडल स्पीशीज़ तक की, जिन्हें आप एप्स कह लें, उस तक आती है और किस तरह वो इवॉल्व होकर इंसान बनते हैं। 1377 गालिबन डार्विन से 500 450 साल पहले की ये किताब है, जिसमें वो सारी बातें बहुत उम्दा तरीके से बयान कर दी गई हैं, एक उस शख्स की तरफ से जिसके कुरान और दीन और फ़िक़ही नॉलेज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर भी आपका कहना यह है कि मुसलमान सालों साल से नज़रिए इर्तिका के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं और अब क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं रहा तो वो दीन की आयत को तोड़ मड़ोड़ के जो कि नज़रिए इर्तिका के ख़िलाफ़ हैं उनसे मिलाने की और कंपेटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह आगे बढ़ेंगे बात और दिलचस्प होती जाएगी। आपको ऐसा ना लगे मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान साइंसदान और मुसलमान किताबों से ही मुसलमानों की कामयाबियों को जस्टिफाई किया जा रहा हूँ। तो 2 एग्जाम्पल मैंने इधर से दी, मैं 2 एग्जाम्पल इधर से देता हूँ। आते हैं नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट की तरफ। सबसे पहले जिक्र करते हैं जॉन विलियम ड्रैपर का। ही वॉज एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट एट द सेम टाइम एज ऑफ डार्विन एंड ही हैड रेड डार्विन्स थ्योरी एंड ही न्यू अबाउट डार्विन्स आइडियाज़। तो विलियम ड्रैपर ने जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और डार्विन के बारे में अपनी किताब में लिखा तो ही कॉल्ड इट अ मोहम्मदन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और यही नहीं, उन्होंने ये भी लिखा कि जो मुसलमानों की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी वो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से बहुत एडवांस थी या है। तो नॉट ओनली कि विलियम ड्रैपर ने मुस्लिम्स की थ्योरी को डार्विन की थ्योरी से बेहतर, ज़्यादा जदीद करार दिया, उन्होंने ये भी रिकग्नाइज़ किया कि ये जो आइडिया है बेसिकली मुस्लिम्स का आइडिया है। अच्छा, यहाँ मैं एज अ फुटनोट एक और बात करता जाऊँ। इट इज़ अ नोन फैक्ट कि चार्ल्स डार्विन जो थे वो अरबिक जानते थे। तो इसमें कोई शक की बुनियाद या कोई इसमें ये नहीं सोचना चाहिए चार्ल्स डार्विन ने कोई ये आइडिया जो है इंडिपेंडेंटली सोचा होगा। मैं उन्हें प्लेजराइज किया ये नहीं कहूँगा, बट आई डोंट नो क्या वजह थी कि इस पूरी किताब में कहीं भी वो जिक्र नहीं किया गया मुसलमानों की इन तमाम चीज़ों का। बाकी चार्ल्स डार्विन ने जब ओरिजिन ऑफ हिस्ट्रीज 1859 में पब्लिश की, उस ज़माने में स्टेट चर्च के बीच में क्या पॉलिटिकल डायमेंशंस थी, इसकी क्या ज़रूरत थी, इसको क्यों पुश किया गया वगैरह वगैरह, मैं उस बहस में अभी नहीं जाना चाहता, मौजूद नहीं है। और सबसे आखिर में फोर्थ ऑफ द ओवरऑल आर्गूमेंट के लिए आपको एक और दौरे हाजिर, कंपेरेटिव दौरे हाजिर, उनकी वफ़ात 1988 या 89 में हुई, उनके एक वीडियो के साथ छोड़े जा रहा हूँ ताकि आपको कोई शक और शुबात अगर रह गए तो वो भी उससे दूर हो जाए। This theologian, without knowing the least thing concerning science, by the examination of the Quranic text only, was able to come to the same theory of creative evolution. अब आते हैं दूसरे नुक्ते की तरफ। दूसरा नुक्ता अहम इस लिहाज से है कि ये जो एतराज़ है ये हमेशा से नाक़दीन इस्लाम की तरफ से किया जाता रहा है। आपने कहा कि कुरान की जो आयात हैं, कुरान में जहाँ जहाँ एम्ब्रायोलॉजी या बायोलॉजी का जिक्र हुआ है वो जो थी वो सब जो है क्लॉडियस गैलेनस बुक से जो है प्लेजराइज़ किया कि ये आर्गूमेंट कोई नया नहीं है, आर्गूमेंट हमेशा से सालों सदियों से पेश किया जाता रहा है। ये फ़लाँ चीज़ अरिस्टोटल से ली, फ़लाँ चीज़ गैलेनस से ली, फ़लाँ चीज़ उससे ली, फ़लाँ चीज़ इस। अच्छा, आपने कहा कि कुरान में कहीं जो है ना जिक्र करते फीमेल ओवम का जिक्र नहीं किया गया। कुरान में जो जिक्र है वो तो सही है, आप इतना मान लें, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी पूरा जिक्र नहीं है, सही है। अच्छा, फीमेल ओवम का भी जिक्र कर दिया जाता, आप कहते हैं जी फ़लाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का जिक्र नहीं है। अच्छा, वो भी कर दिया जाता, आप कहते देखें कुरान में लिखा है कि ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, इस वक्त मिलती हैं, तो जी फिर हम ज़िंदगी वजूद में लाते हैं, लेकिन कितने सारे मिसकैरेजेस हो जाते हैं, तो ये तो कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मिसकैरेजेस क्यों होते हैं। तो बहरहाल खींचते खींचते शायद इसे आप पूरी गायनोकोलॉजी की बुक तक ले जाएं और आप बोलेंगे कि ये जिक्र नहीं है। अच्छा, अब गेलन वाले मामले की तरफ आ जाते हैं। आपने कहा कि गेलन से चीज़ें ली गई हैं, 2 या 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान को कोई चीज़ कॉपी करने के लिए, या तो वो इससे खुद मिला हो या उसने उसकी कोई किताब पढ़ी। पहली चीज़ पॉसिबल ही नहीं सकती। दूसरी बात, क्या कोई किताब पढ़ी? हो सकता है गैलन की जो चीज़ें हैं वो अरबिक में तर्जुमा हुई हों, अरब वर्ल्ड में फ़ेमस हों और लोगों में पढ़ी गई हों, लेकिन यहाँ पर एक टेक्निकल मसला है। गैलन की जो पहली किताब का अरबिक तर्जुमा हुआ है वो हुआ है अराउंड 1810 AD में, जो कि कुरान के और इस ख़ास तौर से इस सूरत के शान नुज़ूल से 300 साढ़े 300 साल बाद की बात है। और वो जो किया था हुनैन बिन इसाक ने, जो कि एक हुकूमत अब्बासी के दौर में एक अरब क्रिश्चियन साइंसदान थे, और उन्होंने पहली गैलन की किताब का तर्जुमा किया। और ये किताब आज भी गालिबन ईरान की या इराक़ की किसी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। तो इट्स वॉज अ लैंडमार्क थिंग
कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ये जो थी पहली अरबिक किताब नहीं थी जिसका तर्जुमा किया गया। और सबसे आखिर में आपने वही पुराने जो सदियों से चलते हुए कुरान पे साइंस को लेकर एतराज़ात हैं, जी ऐसे नहीं, या लफ्ज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है। इस बारे में बहुत रिसर्च हो चुकी है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। मैं ये वीडियो का लिंक और यहाँ पे डाल रहा हूँ। इसे आपको इस्लामिक एम्ब्रॉयलॉजी भी सिखाएगा, कुरानिक एम्ब्रॉयलॉजी भी सिखाएगा, और जो एतराज़ात सदियों से किए जा रहे हैं उनके जवाब भी बहुत मुतमईन अंदाज में दे दिए गए हैं। अच्छा, ये था इल्मी जवाब। अब आखिर में जैसे मेरे ऑनलाइन मुर्शिद इंजीनियर साहब कहते हैं, फक्की वाला जवाब भी मैं आपको देता चलूँ। सारी बातें एक तरफ, हम मान लेते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह ये सारी जो तालीमात थी हैं गेलन से, एरिस्टोटल से, फ़लाँ से, इधर से, यूनान से, रोमियो से ले लेके एक किताब में समराइज़ करके और जो थी वो दी गई। कम से कम अगर आप इस बात को भी मान लेंगे, एक ऐसा शख्स था जिसने 40 साल यूनान, रोम, अरब में बैठ के, अरब के गार में, अरब के सहरा में बैठ के इन तमाम उलूम पे, उल्म नजूम पे, एम्ब्रॉयलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, कॉस्मोलॉजी पे, ह्यूमन हिस्ट्री पे, एस्ट्रोनॉमी पे, ओशियानोलॉजी पे किस चीज़ पे तहकीक नहीं की और उसको बहुत खूबसूरती से एक किताब में समराइज़ कर दिया। और इस तरीके से समराइज़ किया कि उन तालीमात का सिर्फ जो हिस्सा जो सही था वो ले लिया और जो हिस्सा मुस्तक़बिल में निगेट हो गया वो वैसे ही छोड़ दिया। फिर उस थीसिस को एक इंतहाई हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट किया, 10-20 साल तक उसको डिफेंड किया। और सिर्फ यही नहीं कि वो कोई सिर्फ एक बहुत बड़े मुहक्किक ही थे, उन्होंने फिर जंगें भी लड़ी, तो वो एक बाकायदा एक अकम्प्लिश जर्नल भी थे। एक शख्स ने जिसने अपनी एक ज़िंदगी में इतना कुछ इल्मी और दुनियावी लिहाज से अचीव कर लिया। आप नबी ना भी माने उसे, आप कम से कम ये मान लें कि उस जैसा कोई और शख्स आपको इस इंसानी तारीख में नहीं मिलेगा। मुशरिकीन कुफ़ार मक्का भी उन्हें जब नबी नहीं मानते थे, कम से कम ये मानते थे कि वो शख्सियत बहुत कमाल के हैं। तो आप भी सच की इब्तिदा यहाँ से करें, अपने ही आर्ग्यूमेंट्स पर यकीन करते हुए कम से कम इतना ज़रूर मान लीजिए। अच्छा, वीडियो के आखिरी हिस्से में आपने दोबारा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया जहाँ पे सूरह हिजर की 26वीं आयत की बात हो रही थी, जिसमें इंसान का मिट्टी से बनाए जाने का जिक्र है। आपने आर्गुमेंट को बहुत आराम से डाउन प्ले करने की कोशिश की। आपने कहा कि साइंस का ये ख्याल है कि इंसान की जो एवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो थी वो पानी से या मिट्टी से हुई थी, तो इसलिए हम इस आयत को कोट करते हैं। अच्छा, इस आर्गुमेंट की मज़े की बात है, आपने कहा कि साइंस का शायद ख्याल है कि शुरुआत ऐसे हुई थी। असल में ख्याल से कुछ ज़्यादा है। यहाँ पर प्री मॉड्यूल सूप या प्री बायोटिक सूप की बात हो रही है, जैसे एबियोजेनेसिस की स्टार्ट कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का स्टार्ट कहा जाता है। और इस हद तक आपकी बात सही है कि कन्फर्म नहीं है ऐसा, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट साउंडिंग थ्योरीज about the origin of species as we talk today. Theory, heterotrophic theory का basic part है ये concept। और अगर आप theories को और उनके contents को अगर आप शायद साइंस के ख्याल ही तसव्वुर करते हैं, तो फिर इस वीडियो के शुरू में जो theory of evolution को लेके आपने इतनी बातें की, दोनों निगेट हो जाती हैं। Theory of evolution means the theory. तो ये फैसला आप कर लीजिए। मेरे ख्याल से मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, ये बात सही है कि ये जो प्री मॉड्यूल सूप का आइडिया है, इट्स स्टिल अ थ्योरी, इट्स नॉट प्रूवन, हाउएवर इट्स द मोस्ट साउंडिंग थ्योरी यू हैव टुडे। द अदर वंस आर कंपैरेटिवली वीकर और सम आर इवन एब्सर्ड, दैट्स व्हाई इट्स बीइंग, इसीलिए इस थ्योरी को ज़्यादा पुश किया जाता है, इसी की बात की जाती है। नॉनदलेस थ्योरी इज अ थ्योरी एज यू सेड, ये इंग्लिश लिटरेचर वाली थ्योरी नहीं है, तो साइंस की थ्योरी है। It's the theory. अगर इतनी वीक थ्योरीज हैं तो फिर आपके बड़ों ने क्यों अपनी किताबों में वर्क काले किए हुए इन थ्योरीज का जिक्र करते हैं और इन थ्योरीज की बेस पे अपने बकिया आर्ग्यूमेंट्स बनाते हुए। आखिर मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में जितनी चीज़ें और जितने आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए थे मैंने उनका जवाब दे दिए। अगेन, इस वीडियो का मकसद किसी एक वीडियो का जवाब नहीं था, बट जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे आर्ग्यूमेंट जो हैं वो हमेशा से उठाए जाते रहे और आज भी वो नाक़दीन इस्लाम और खुसूसन मुल्हिद बिरादरी, ख़ास तौर से पाकिस्तानी मुल्हिद बिरादरी जो पढ़ते कम है और पढ़ ज़्यादा जाते हैं, वो ये चीज़ें अब भी उठाते रहते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैं इस वीडियो में ये बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि नज़रिया इर्तिका कुरान से हम आहंग है या नहीं है और उसकी वजह इल्मी नहीं उसूली है, वो मैं वजह बताते चलूँ। मेरे नज़दीक हमें कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम कुरान को साइंसी चीज़ों के हवाले से वैलिडेट करने की कोशिश करें। उसकी वजह यह है, एक तो ये चीज़ जो है कुरान को ऑन सेकंड ले आती है जब आप किसी को किसी और चीज़ के थ्रू वैलिडेट करने की कोशिश करें। सेकंड, ये साइंस में जो चीज़ें आज से 500 साल पहले जिन पर यकीन किया जाता था, जिन्हें सच माना जाता था, उनमें से कई सारी आज गलत साबित हो चुकी हैं और आज जिनको सही माना जाता है और सही तसव्वुर किया जाता है, हो सकता है 500 साल बाद वो गलत साबित हो चुके हैं। इसकी ये कमज़ोरी नहीं, साइंस को और जो लोग वाकई अपने आप को साइंसी कहते हैं उन्हें इस चीज़ पे फ़ख्र होता है।
और साइंस नाम ही रिसर्च का और मुसलसल सच को ढूंढते रहने का नाम है। उम्मीद है जिन लोगों ने ये वीडियो देखी उन्हें इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, चाहे वो इससे एग्री करें या ना करें, उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। नहीं भी मिला, आई एम ओपन टू फीडबैक, प्लीज़ डू लेट मी नो अगर आप किसी चीज़ से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। थैंक यू सो मच।